अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुसलसल राब्ते करके निगरान सेटअप के मामले पर मुशावरत कर रही हैं। इंतखाबी मुहिम का माहौल शुरू हो रहा है, मगर इस फैसला कुन वक्त में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। उनके सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात उठ रहे हैं। एक तरफ उनके खिलाफ केसेस तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जमात मजीद टूट फूट का शिकार हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 3 वजीर आला जो ना सिर्फ उनके करीब रहे बल्कि तब्दीली के नारे का चेहरा बने, उन्होंने एक एक करके तहरीक इंसाफ के सियासी सफर से रास्ते जुदा कर लिए हैं। वसीम अकरम प्लस का खिताब पाने वाले उस्मान बुज़दार पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, मगर अब खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा आला जो सूबे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तब्दीली मॉडल के सफ़े अव्वल के साथी थे, उन्होंने एक नई जमात बनाकर न सिर्फ चेयरमैन पीटीआई से अपने सियासी रास्ते जुदा कर लिए हैं, बल्कि उन्हें सानह 9 मई के वाक़े का जिम्मेदार भी करार दिया है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने खैबर पख्तूनख्वा में एक नई जमात का ऐलान कर दिया है, जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान समेत सूबे के साबिक सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान असम्बली शामिल हैं। इस जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रखा गया है, जिसमें परवेज़ खटक समेत 57 अरकान ने शमूलियत इख्तियार की है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जारी करदा एलामिये के मुताबिक 10 साल से हुकूमत करने वाली पार्टी सूबे की सियासत से ही आउट हो गई। नई पार्टी का क़याम सानह 9 मई पर पीटीआई में इख्तलाफात और एहतजाज की सूरत में सामने आया। नई पार्टी में शामिल सियासी रहनुमा साबिक वजीर आजम को सानह 9 मई का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम और पार्टी की क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। सानह 9 मई पर मुहिब्बे वतन सियासतदानों ने पीटीआई से राहें जुदा कर दी। साथ ही आज परवेज़ खटक ने वीडियो बयान जारी करते हुए चेयरमैन पीटीआई के सियासी फैसलों पर तनकीद की और सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके ज़ाया क्यों किए। अगर राज खुल गया तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए, इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तो ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुल्क के लोग सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। यानी परवेज़ खटक और महमूद खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सबसे करीबी लोगों में शुमार होते थे, आज वो चेयरमैन पीटीआई को मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलने वाला लीडर करार दे रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा आतिफ खान ने ट्वीट किया है कि चेयरमैन पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में वोट बैंक बरकरार है। कुछ लोगों के पीटीआई छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं पीटीआई छोड़ दूँ तो मेरे हल्के में बहुत से लोग मेरी जगह ले लेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। खुशकिस्मती के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेबल्स नहीं हैं, यहाँ लोग नज़रियात और जमातों को वोट देते हैं। बहरहाल जहाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में पीटीआई दिन ब दिन टूट फूट का शिकार हो रही है, तो वहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी तेज़ी के साथ मुस्तकबिल की सियासत पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। 2 दिन पहले आसिफ जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई और इलेक्शन बर वक्त कराने पर इत्तफाक किया गया। जबकि ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ दी और दोनों लीडरान के दरमियान साबिक ब्यूरोक्रेट के बजाय किसी सियासतदान को आइंदा निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, सबसे पहले ज़ाहिर एक और धचका लगाया तहरीक इंसाफ को। आज खैबर पख्तूनख्वा में जब एक नई जमात बनी है, उसमें तहरीक इंसाफ का अपना नाम शामिल है, मगर -1 इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पॉलिटिकल मनूवरिंग ये सब आप लोगों ने भी भुगती है। आप लोगों की जमात रह गई थी, मगर ज़ाहिर लीडर को माइनस किया गया था। यहाँ पर लीडर मौजूद है मगर नीचे से पार्टी को तोड़ा जा रहा है। सस्टेनेबल हो सकता है? कह रहे हैं मुसलसल चेयरमैन पीटीआई कि जी वो दौर गुजर गया जब इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल मनूवरिंग करती थी, सियासी इंजीनियरिंग करती थी। अब हमारा नज़रिया मौजूद है, जो भी जाएगा उसकी जगह जिसको खड़ा करूंगा वो जीत जाएगा। आपको लगता है इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? परवेज़ खटक एक ग्रुप बना लें या फिर जहांगीर तरीन एक दूसरा ग्रुप बना लें? देखिए, इसमें बात इस तरह से नहीं है जिस तरह से ये फितना खान साहब जो है ये अपना सौदा बेचने के लिए जो है वो गुफ्तगू करते हैं। मामला ये है कि उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर बड़ी मेहनत की, नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के ज़रिए से, गाली गलोच ब्रिगेड के ज़रिए से उनको गुमराह किया और उस ख़ास बयानिए की बुनियाद के ऊपर एक अदारे को जो है वो निशाना बनाया
अपनी गिरफ़्तारी को जो है वो रेड लाइन करार दे के जो है उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया। इसके लिए वो तकरीबन 1 साल, इससे पहले भी सूरत हाल इससे मिलती जुलती जो है वो गुफ्तगू और जो है वो चीज़ें थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर निशाना जो है वो मुखालिफ सियासी कुव्वतें थी। लेकिन इस 1 साल में उन्होंने एक अदारे को और उसके बाद पिछले जो है वो 3 माह से एक शख्सियत को जो है वो निशाना बनाया और उसके नतीजे में वो रियासत के ऊपर हमलावर हुए हैं। उन्होंने बाकायदा जो है वो एक जुर्म का इर्तकाब किया है। अब जिन लोगों ने, जिस टोले ने उस जमात में से इस जुर्म का इर्तकाब किया है और उन्होंने जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, मुल्क के दिफाई अदारे के ऊपर हमला किया, उन्होंने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, तो उनके ख़िलाफ़ जो है अगर एक लीगल प्रोसेस, वो लोग जो उसमें मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कानून अपना रास्ता लेता है तो ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग कैसे हो गई? वैसे मगर रास्ता मसला ये है ना कि इसमें फिर अगर ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं है, बात जो है वो कैसे हो गई? अगर ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं है, इस बात से कुछ लोग अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं तो ये उस बयानिए का कसूर है और उसकी इस जो है जो उसने ये फसाद खड़ा किया था उसकी जो है वो यानी एक फितरी सूरत हाल है। इसमें मनोवरिंग वाली कौन सी बात है? अगर पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं है तो उसके बाद ये जो बार बार कहा जाता है कि जी कोई गवाही आएगी जो कि साहब को, चेयरमैन पीटीआई को लिंक करेगी इन तमाम वाकयात से, वो गवाही तो आई नहीं है। अगर वो लिंक नहीं होते 9 मई के वाकयात से और वो भी इलेक्शन में मौजूद होंगे तो ये सारे के सारे लोग मिलकर क्या बिगाड़ लेंगे? आपको भी अच्छे से पता है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को आप समझते हैं और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आतिफ खान साहब का भी आज बयान है कि मैं छोड़ दूंगा, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। और खान साहब का अपना भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भाई ये टाइम गुजर गया जब ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती तो ये जमातें बनती रहें। क्या कर लेंगे परवेज खटक साहब अपने 57 लोगों के साथ, या क्या कर लेंगे जहांगीर तरीन साहब पंजाब में? अगर तहरीक इंसाफ का बल्ला मौजूद होगा, उसका आपका मुकाबला उन्हीं से हो रहा होगा। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात में हिस्सा लिया है और उसमें उसका सरगना जो है वो ये फितना खान है, रही बात कि उसके ख़िलाफ़ एविडेंस, वो भाई किसे नहीं मालूम कि ये सारा कुछ इसका किया धरा है, ये इस आर्किटेक्ट है, ये सारा कुछ करने वाला ये है, ये इसने बाकायदा जो है ये ज़ेन साजी की है, इसने ये सारी जो है वो प्लानिंग की है और ये प्लानिंग और ये ज़ेन साजी और इसका जो अमल है ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। ये इस मुल्क से सियासत ख़त्म करनी चाहता था, ये इस मुल्क से अपने सियासी मुखालफीन को ख़त्म करना चाहता था। ये कहता था मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर यही रहेगा इस मुल्क में? तो राणा साहब बतौर वजीर दाखिला अगर एविडेंस आपने खुद देखी है, आप इसकी कामयाबी की बात करते हैं तो फिर उसका तो ये एजेंडा है, फिर इस एजेंडे के ऊपर अमल होगा। राणा साहब बतौर वजीर दाखिला जो है आप क्या कन्विंस्ड हैं? सिर्फ और सिर्फ जो इमरान खान के साथ है वो रहेगा, बाकी सारे जो है मुल्क छोड़ के कहीं और चले। तो राणा साहब बतौर वजीर दाखिला आप कन्विंस्ड हैं कि नवंबर में अगर इलेक्शन हो रहा होगा तो आपका मुकाबला बल्ले से नहीं हो रहा होगा, तहरीक इंसाफ से नहीं हो रहा होगा, ऐसे हालात व वाकयात होंगे कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं होगी? तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हो, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में होना चाहिए, लेकिन वो अनासर जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, जिन्होंने 9 मई को होने वाले जुर्म का इर्तकाब किया है, उनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन जो है वो इस बुनियाद पे नहीं रोकी जा सकती कि क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ मुकदमा ना बनाया जाए, इनको गिरफ़्तार ना किया जाए, इनको प्रोसिक्यूट ना किया जाए। वो अमल जो अलहदा से जो है वो कानून अपना रास्ता ले रहा है, उससे अपना रास्ता लेना चाहिए। उसमें जो भी आता है उसे जो है वो अपने जुर्म को फेस करना चाहिए। बाकी जो उसमें नहीं आता या जिसने अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लिया है वो ठीक है, वो इलेक्शन लड़े, और जो उसमें नहीं आता वो भी इलेक्शन लड़े। फिर तो वही लड़े। और इस मुल्क के अवाम जो हैं, इस मुल्क के अवाम अपने वोट की ताकत से फैसला करें कि उन्हें इस मुल्क में ये फितनागरी चाहिए, उन्हें इस मुल्क में ये कुछ चाहिए जो 9 मई को हुआ है, या उन्हें इस मुल्क में जमहूरियत चाहिए, इस मुल्क में अमन चाहिए,
इस मुल्क में तरक्की चाहिए, इस मुल्क में आम आदमी को जो है वो उसका उनके हालात की बेहतरी चाहिए। ये अवाम फैसला करें इस इलेक्शन में। मतलब अगर अवाम फैसला बाद में करेंगे ना, पहले तो मसला ये हो रहा है कि जो उन्हें छोड़ता है उसे सियासत की भी इजाज़त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाज़त है, वरना जो नहीं छोड़ा है वो रूपोश है एक दो रहनुमाओं के अलावा। तो ये तय है ना कि भाई आप पार्टी छोड़ेंगे तो ठीक है इलेक्शन लड़ लें, नहीं छोड़ेंगे तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि सामने आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो फिर इस तरीके से तो आपका मुकाबला नहीं हो रहा होगा तहरीक इंसाफ से इलेक्शन में। नहीं, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो उन वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम इस मुल्क दुश्मन एजेंडे के साथ नहीं थे या उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। और जो साथ थे वो आए ना, आके सामने आके पेश हों, अदालत को फेस करें, ज़मानत करवाएं, अपनी सफाई पेश करें। ये क्या तरीका है कि जो है वो छुपे बैठे हैं, सामने आ नहीं रहे, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट जो पेश होते हैं वो एक दफा पेश होते हैं, दूसरे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं। अली मोहम्मद खान का हाल देख लें। इन चीज़ों को जो पेश होते हैं वो एक पार्टी नहीं छोड़ते तो एक केस में जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार हो जाते हैं। अली मोहम्मद खान का आप देख लें, परवेज इलाही साहब का हाल आप देख लें, एमपीओ के तहत फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है ना कि आप सियासत अब उसी वक्त करेंगे इस साल में कम से कम। परवेज इलाही साहब ने नहीं, शाहजेब परवेज इलाही साहब ने जो ये आखिरी 3 माह की हुकूमत की है, उन्होंने जिस तरह से इस मुल्क को लूटा और सत्यानाश किया है, आपको पता है कि उन्होंने जो डिवीज़न बनाया था अपना गुजरात डिवीज़न, उसमें कितने अरब रुपए की फज पेमेंट हुई है। तो राना साहब वो केस उनको ना पूछा जाए, राना वो केस साबित कीजिए ना। ये तो जो है वो आखिर में गिरफ्तारियां कर करके अब एमपीओ में गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोग जब, आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने कुछ नहीं किया? इन्होंने अली मोहम्मद खान ने क्या किया? के वाकयात में मुलव्वस नहीं है ये राना साहब। जो पूरी तरह से जो पार्टी छोड़ता है वही मुलव्विस नहीं होता है, बाकी मुलव्विस होते हैं और फिर बार बार गिरफ्तार होते हैं, जमानतों के बावजूद भी गिरफ्तार होते हैं। देखें मामला ये है कि जो पीटीआई का बयानिया था, जो पीटीआई की रेड लाइन थी, उस रेड लाइन के बाद जिस तरह से उन्होंने एक ही तरफ रुख किया, एक ही तरफ हमलावर हुए, और वो जो हमला था जो इस मुल्क के दिफाई अदारे पे था, उसके बाकायदा जो ताने बाने जो हैं, आप तो कह रहे हैं कि जी गवाही आई नहीं है, गवाहियाँ जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन ठीक है, ये एक टेक्निकल और जो चीज़ें जो हैं वो मुल्क की सरहदों से बाहर तक भी जिनके ताने बाने हैं, उसमें एक टाइम तो लगेगा। और ये चीज़ें जो हैं, ये इन चीज़ों को पूरी बारीक बीनी से जब जो है वो साबित करने की कोशिश की जाएगी तो वो टाइम कंज्यूमिंग। मगर राना साहब, ये जो अब जमातें, सारा कुछ जब वो साबित हो रहा है, तो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो अपने आप को इस टोले के साथ खड़ा करेंगे, उनको जो है वो फेस करना पड़ेगा। मगर राना साहब, जब इन जमातों को, वो ठीक है, वो सियासत करे। तो जब इन जमातों को खड़ा किया जा रहा है तो क्या कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही निकलेगी, या आप लोगों से भी मांगी जाएगी कि कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट कीजिए, तरीन ग्रुप के कुछ लोगों के लिए कीजिए, आपके इत्तेहादियों से खैबर पख्तूनख्वा में कहीं ना कहीं कुर्बानी मांगी जाएगी, या किसी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपसे मांगी जाएगी? आप लोगों की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी फिर इन ग्रुप्स के लिए जिन्हें बनाया जा रहा है और परवान चढ़ाया जा रहा है। जी, हमने तो पंजाब में जो है वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है, और हमें तो किसी ने नहीं कहा कि जी आप कुर्बानी दें, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप जो है वो इनके साथ जो है वो कोई सीट एडजस्टमेंट करें। मैं अलीम खान साहब से भी मिला हूँ इन दिनों में, पिछले दिनों में जहांगीर तरीन का के साथ भी साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं अफसोस के लिए गया था, तो हमारे साथ तो उन्होंने भी बात नहीं की कि वो कोई सीट एडजस्टमेंट में जो है वो इंटरेस्टेड हैं। और हम तो तैयारी इस बात की कर रहे हैं कि हम पंजाब में जो है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, और हर सीट पे जो है वो शेर का निशान इंशाअल्लाह ताला मौजूद होगा। पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, कहीं मुल्तान में, या फिर राजा परवेज अशरफ साहब की सीट पर, कायरा साहब की सीट पर, कहीं चंद साहब की सीट पर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? बहरहाल इसको मैं खारिज अज़ इम्कान तो करार नहीं दे सकता, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, और मेरा पार्टी के साथ ये आप यानी ओपिनियन या मशवरा या राय होगी कि PMLN को कम से कम पंजाब में जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसका हमें नुकसान होगा।
सब और अब क्लियर कर दिया गया आप लोगों की तरफ से कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे ताकि नवंबर में इलेक्शन हो जाए, मगर एमकेएम की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बेशक थोड़ी सी ताखीर हो जाए मगर नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन कराए जाएं। गौर होगा मुतालबे पर, ये तय है क्योंकि जाहिर है फिर वक्त पर इलेक्शन हो नहीं पाएगा। आप मुझे बताएं कि ये पुरानी या नई मरदमशुमारी का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी ना, और जाहिर हो नहीं सकती है नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज आईनी तरमीम के तहत होती है, हो नहीं पाएगा। कैसे बनेगी? नहीं कैसे? मगर रान साहब ये रीजन तो आप ही लोग देते आए थे हमें, जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी आप इलेक्शन करा दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप ही लोग कहते थे हो ही नहीं सकते क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया हुआ है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होना है, तो सूबे दो सूबों में इलेक्शन पहले हो जाए बाद में नई मरदमशुमारी के तहत, और ठीक नहीं होगा, सब में एक साथ नई मरदमशुमारी के तहत होगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का नहीं, सुन लें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह पे है। मामला ये है कि वोटर लिस्टें जो हैं वो आलमोस्ट जो है वो अपडेटेड है, वो अपडेटेड आज भी हो सकती हैं अगर किसी ने अंदराज करवाना है शेड्यूल अनाउंस होने से पहले तक। इससे पहले भी होती रही हैं, उससे पहले भी होती रही हैं। अब पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर तो सिर्फ सीटें जो है वो किसी जगह से कोई 1-2 सीटें बढ़ जाएंगी, किसी जगह पे कम हो जाएंगी, और वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हो नहीं सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर नई मरदमशुमारी आ भी जाएगी तो फिर भी हल्के तो यही रहेंगे। साहब ये बात आप लोगों को 4-5 महीने पहले पता थी ना, उसके बावजूद आप लोग कहते थे, इसके बावजूद भी हल्कों की तादाद में जो है वो सूबों में कोई कमी या जो है वो कमी बेशी तो नहीं हो सकेगी, मगर आइन में अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। रान साहब जब चेयरमैन पीटीआई ने है वो जो है वो हल्का बंदी के तहत इलेक्शन जो है वो होना चाहिए और ये होगा। साहब चेयरमैन पीटीआई ने जब असेंबली तहलील की थी अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, इतनी ही कन्विक्शन के साथ आप बताया करते थे कि भाई कैसे हो सकता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कहा है कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगी। उस वक्त आप लोगों ने नहीं कहा कि जी हो ही नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्योंकि हाउस ही पूरा नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ रिजाइन करके बैठ गई है। आज आप बिल्कुल वही मंतक दे रहे हैं, घुमा रहे हैं। बिल्कुल मैं ही घुमा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल शाहजेब, आप वो प्रोग्राम निकाल लें, वो प्रोग्राम निकाल रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। हम पूरी कन्विक्शन के साथ ये कहते थे कि 2 असेंबलियों का पहले इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन को जो है वो डिक्टेट करेगा। राना साहब दोनों बातें करते थे, एहसन इकबाल साहब के भी शॉर्ट्स मौजूद हैं, आपके भी मौजूद हैं, आप ये बात भी करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है कि तमाम असेंबलियों का इलेक्शन एक ही दिन हो और केयर टेकर सेटअप के तहत हो। ये जो 2 असेंबलियों का इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाने की साजिश है वो इस मुल्क में जनरल इलेक्शन को बेईमानी करने के मुतरादिफ है। ये बात हम पूरी कन्विक्शन से करते थे। आप हमारी इस आप लोग आप ये बात, दूसरी बात जो ज़िमनन होती थी उसको आप ये बात करते थे, मगर दूसरी बात को भी एहसन इकबाल साहब भी, आपके दीगर रहनुमा भी, आप भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के तौर पर पेश करते थे। वाकई इस वक्त हम दोनों में से कोई एक बात को घुमा रहा है, ये ऑडियंस को फैसला करने दीजिए, नाजरीन को, कि कौन घुमा रहा है। तो आप लोग ये पेश करते थे, अब उतनी कन्विक्शन के साथ आप कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं दूसरे लोग। तो पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, और टाइम पर होने जा रहे हैं। हमारी आज भी कन्विक्शन ये है कि जनरल इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, 5 कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में बर वक्त होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए। पंजाब या 2 सूबों में बिफोर इलेक्शन जो है, पहले इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो टेम्पर करेगा, डिक्टेट करेगा, बेईमानी करेगा, और दूसरे छोटे सूबों के साथ वो ज़्यादती के मुताबिक होगा। यही हमारा मौक़िफ़ उस वक्त था, इसी के ऊपर हमने जो है वो उसको रजिस्ट किया। और अब जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं और सारी असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन एक ही वक्त में केयर टेकर सेटअप में हो रहे हैं, तो इनको होने देना चाहिए, और यही आइन का तकाजा है। और निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो गया। निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो इसमें तमाम लोगों से कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतना कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, ये 2-4 हफ्ते की बात है। मेरा ख़्याल है कि अभी टाइम इतना है कि ये प्रोसेस जो है ये बड़े जो है वो आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा और वो नाम भी सामने आ जाएगा। आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा कि आप डिस्कस करें, आप पॉजिटिव नेगेटिव्स को जो है वो सामने लेके आएँ और उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करना जो है और ज़्यादा बेहतर भी हो और आसान भी हो। साहब, और दूसरा आपने आज़म खान साहब के हवाले से कहा था कि बार बार खबरें आती रहती हैं, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ज़ाहिर है
गायब हैं, कोई महीना हो गया है। आपने कहा कि उनकी फैमिली के साथ वो राब्ते में आराम कर रहे हैं, उनकी फैमिली बिल्कुल मुतमईन है, मगर उनकी फैमिली से उनके भांजे आए, उन्होंने कहा कि जी 15 जून को गायब हुए, 16 जून को FIR कराई, उस दिन से हमारा कोई राब्ता नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की थी, 1 महीना हो गया है, कोई राब्ता नहीं है। कहाँ हैं आजम खान साहब? चलें देखें, वो जहाँ भी हैं या जैसे भी हैं, मैं ऐसी सूरत हाल में मैं कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि उनकी फैमिली को जो है वो नागवार गुज़रे या उनके लिए जो है वो नामुनासिब हो। लेकिन मामला ये है कि आप हमें पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें आज तक नहीं पूछा, ना हमें आज तक कुछ कहा है, ना हमारे साथ जो है वो रब्ता किया है। बल्कि अगर हमने रब्ते की भी कोशिश की है तो उन्होंने हमारे साथ ये बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो बाकी अगर वो हमारे साथ बात करें तो इस सिलसिले में जो हम उनकी मदद कर सकते हैं, जो हम उनके लिए कर सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, इस्लामाबाद में 16 जून को FIR हुई है। हर शहरी की आप तक एक्सेस थोड़ी है कि वो FIR भी कराए थाने में, फिर राना सनाउल्लाह साहब से रब्ता भी करे, तब जाके मदद की जा सकती है। FIR हो गई, मतलब आपसे रब्ता हो गया, अब आप नहीं, मैं खुद रब्ता करने को तैयार हूँ। लेकिन मामला ये है कि इन मामलात में को थोड़ा बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ती है। आप मुझे बताएं कि आज़म खान साहब माशाल्लाह इतने कैलिबर के और इतनी बड़ी पोजीशन के ऑफिसर्स थे, कोई ये बात भी तो जो है वो एक यानी अजीब लगती है कि वो अकेले ही फिर रहे थे, कोई बंदा ही साथ नहीं था जो ये बता सके कि किसके साथ गए हैं, कौन सी गाड़ी थी, क्या नंबर था, कैसे लोग थे, किधर को लेके गए हैं। तो वो अकेले ही जो है वो घर से निकल जाते थे और अकेले ही जो है वो इस्लामाबाद की गलियों और सड़कों पे घूमते रहते थे। सीनियर ब्यूरोक्रेट है वैसे। मैं सारी चीज़ें जो है मैंने कराची में रहते हुए भी बड़ी रेलेवेंट है। इस्लामाबाद में तो हमने देखा है ब्यूरोक्रेट्स भी, सियासतदान भी घूमते हैं ऐसे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई अकेला घूम ही नहीं सकता इस्लामाबाद में, घूमते हैं अकेले। और वो गुम हो जाए ये खबर है, वो अकेले घूम रहे थे ये खबर नहीं है। मुल्क का वजीर दाखिला इस बात को खबर बना रहा है कि वो अकेले कैसे घूम रहे थे, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट होके गुम गए हैं, ये खबर है। FIR हुई थी उसके बाद फैमिली को पता नहीं है ये खबर। मैं ये कहता हूँ, मैं शाहजेब ये कह रहा हूँ कि जो भी वाक़या, जो भी वक़ूआ हुआ है, उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उन तक पहुँचने या मुलज़मों तक पहुँचने, अगर वो अगवा हुए हैं तो उसके लिए ये चीज़ें रेलेवेंट हैं। अगर वो हमारे साथ ये बात करना या हमें इस अमल में, अगर वो ख़ुद तलाश कर रहे हैं, वो ख़ुद स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसे हमें भी शामिल करें। हमें से मुराद ये है कि मैं ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को, पुलिस को, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जो है वो शामिल कर लें, तो इसमें उनकी मदद हो सकती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अदालत भी गए थे कि आप खुद पुलिस को हिदायत करेंगे कि उनसे रब्ता भी करें, उनके साथ ताउन भी करें। बट मुराद अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब के बड़े भाई 1.5 माह से लापता। अता तारड़ साहब ने कहा था हिरासत में है, फिर पुलिस ने कह दिया, अदालत को बता दिया कि नहीं हमारे पास नहीं है। अब अता तारड़ साहब भी कह रहे हैं नहीं, मैंने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अब वो कहाँ हैं? देखिए, हम जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनसे हमने इस बारे में कैटेगोरिकली जो है ये मालूम किया है, उनके पास वो नहीं है। और जहाँ तक उन एजेंसीज़ को ये कहना कि आप पता करें और आप इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करें, तो उसके लिए जो है वो आखिर कम से कम जो वो ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है ये ऐसे लोगों की तरफ से, या जिनका आपने जिक्र किया है, उनकी तरफ से तो बिल्कुल जो है वो नहीं है, बल्कि हमें तो वो शायद समझते हैं कि हम उनके मुखालफ हैं या उनकी इस मुश्किल में को हमारा अमल दखल है। तो वो तो बिल्कुल बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उनका रवैया जो है वो। मगर आसफ साहब, वो हिरासत में है या नहीं है? तो बड़ा अजीब था। वो हिरासत में है या नहीं है? जी, जो अदारे हिरासत में यानी पुलिस है या बाकी एजेंसीज़ हैं, उन सब ने कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई किया है कि उनकी हिरासत में नहीं है। साहब, अब शहजाद अकबर साहब का ज़ाहिर एक पास्ट है, उन्होंने जो ज़्यादतियाँ की वो सबके सामने है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके भाई के साथ ज़्यादती हो या उन्हें बरामद करने की कोशिश ना की जाए या उनकी फैमिली को ना बताया जाए। अगर उनका आप पर शक है तो कम से कम आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इख्तियार इस वक्त आपके पास है। अगर मैं देखें, अब मैं और आप जो है वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कोई बात करूँ और आज से 3 दिन बाद वो आएँ और वो कहें कि जी मैं तो अपने किसी अजीज़ के घर था,
मैं तो वहाँ पे रहा हूँ और मैंने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया, एक्सपोज नहीं किया, उसी को मेरी ज़ाती वजूहात थी। तो फिर आप मुझे बताएं कि हमारी ये डिस्कशन जो है ये फिर किस खाते में जाएगी? अब क्योंकि ज़रा कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि मेरे किसी अजीज़ ने 45 दिन बाद आके कहा हो कि मैं तो ऐसे, आपके साथ हुआ है तो आप बता दीजिए कि आपका एक अजीज़ था ऐसा, इसलिए आप उसकी बुनियाद पर कह रहे हैं कि अभी खामखाम बातें कर रहे हैं ऐसे? नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, बहुत सारे लोगों ने, चलो 45 दिन की मैं बात तो नहीं करता, लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें दिन आगे लोगों ने कहा है कि जी हम अपने अजीज़ के पास थे और हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, कोई हम प्रोसीडिंग नहीं चाहते। इस शख्स को 49 दिन हो गए ये बात राणा साहब, 3-4 दिन नहीं, 49 दिन हो गए। मैंने तो ये कहा है कि हम, उनका केस रजिस्टर्ड हो चुका है, करने को तैयार है अगर किसी का नहीं हुआ, और उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन का अमल जिस तरह से वो लीड करें, जिस तरह से वो फैसिलिटेट करें, अब जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो तफ्तीश करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं आज़म खान मुराद अकबर का पता भी चलेगा। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला भी जारी है। सूरत हाल किस तरफ जारी है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी सरकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और सलीम साफ़ी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, आपने कहा था कि परवेज़ खटक साहब नहीं जाएंगे जाकिर तरीन साहब के साथ, उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स अलग हैं, वो नाम भी तहरीक इंसाफ का रखना चाहते हैं, वो सारी बातें सही साबित हो गई। मगर अब क्या, क्योंकि तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर तहरीक इंसाफ मैदान में होगी तो ये सब मिलकर भी क्या बिगाड़ देंगे उसका? नहीं शाहज़ीब, एक तो ये ऑब्वियस है कि तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं होगी इलेक्शन के वक्त, और ना इंसाफ मैदान में होंगे। अगर वो सूरत हाल होती तो फिर शायद परवेज़ खटक साहब वगैरह भी ये फ़ैसला ना करते। इसलिए ये ऑब्वियस है कि आपको मैं आसान मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह MQM पाकिस्तान ये खैबर पख्तूनख्वा की बन गई है, लेकिन MQM पाकिस्तान अल्ताफ़ हुसैन से डिटेच होने के बाद भी ज़ेर आताब थी, और 2018 में उनका हक PTI को दिलवाया गया। इसी तरह फिर उनका इत्तेहाद बिल जबर करवाया गया। लेकिन जो परवेज़ खटक साहब की जमात बनी है, ये आप यूँ समझे कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह बैठ गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो PTI के कायद है, उनके जराइम की फहरिस्त वो मेरे ख्याल में अल्ताफ़ हुसैन से भी ज़्यादा है। तो न वो इलेक्शन में होंगे न ये होंगे, और दूसरा MQM के बरखिलाफ़ ये जमात ज़ेर आताब नहीं होगी, बल्कि ये लाडली जमात होगी। शामी साहब, -1 तो देखा हमने, मगर पार्टियां फिर भी रहीं थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ के साथ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि नीचे से पार्टी का सफाया किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये लगता है आपको सस्टेनेबल है, या फिर इलेक्शन में ये सब फारिग हो जाएंगे, चाहे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो? नहीं, एक तो ये कि अब मसलन ये जो लोग गए हैं, ये 99% वो है कि जो PTI के साथ शुरू में नहीं थे, या जब PTI बनी तो उसमें उस वक़्त एक शौकत यूसुफजई और असद कैसर और शाह फरमान, ये 3 बंदे उनके साथ थे। ये बाकी सब लोग तो इंक्लूडिंग परवेज़ खटक, इनको तो जबर के ज़रिए, दोंस के ज़रिए ब्लैकमेल करके इमरान खान के साथ लाया गया था। तो एक तो बाकी पार्टियों में -1 और यहाँ के -1 में फ़र्क है। दूसरा, हम रूसी सियासत की तो बड़े बज़ाहिर मुखालफत करते हैं, लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि लीडर के आउट हो जाने के बाद फिर जो आगे नस्ल होती है वो अपने आप को इंटैक्ट रखती है। तो वो तो मैंने और आपने गलती नहीं की है, वो तो PTI के कायद ने गलती की है कि अपने दोनों बच्चों को यहाँ ला के सियासत सिखाने की बजाय उन्होंने उधर गोल्डस्मिथ के घर में रखा हुआ है। तो इधर उनका जाननशीन सवाल ये है कि कौन बनेगा जो उनके बिहाफ पे पार्टी को इंटैक्ट रख सके। उससे ज़्यादा अहम यह है कि तहरीक इंसाफ में जो डेमोक्रेसी का वादा किया था अपने इलेक्शंस कराने का, वो प्रोसेस नहीं आगे बढ़ा, जिसकी वजह से कोई दूसरी क़यादत मुतबादिल तौर पर या उनके बाद या उनकी मौजूदगी में नहीं नज़र आ रही होती है। शामी साहब, आप कैसे इस सारी की सारी सिचुएशन को देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये पायदार है? पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि किस तरीके से सियासी जमातों पर क्रैकडाउन हुआ, -1 हुआ, बट अपनी जगह पर मौजूद है, बट पार्टी को नीचे से हम देख रहे हैं सफाया किया जा रहा है। शाहज़ेब, देखें, हमारी तारीख जो बताती है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सांचे में ढली
तो उसमें कोई यानी वारिस मौजूद नहीं थे। ना मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली, ना लियाकत अली ख़ान के बेटों ने संभाली, और मुस्लिम लीग जो है वो अपने कारकुनों के सुपुर्द रही और 1958 तक बाकायदा एक तंजीम के तौर पर मौजूद थी। उसमें धड़े बने, कुछ लोगों ने बगावत भी की, कोई एक आध नई पार्टी भी बना ली, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसने अपना वजूद बरकरार रखा। इसी तरीके से ये हो सकता है कि किसी पार्टी के यानी वारिस ना हो और क्या बेटा ना हो, बेटी ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो जमहूरी बुनियादों पर उस्तवार हो और लोग उसके साथ जुड़े हुए हों तो फिर तो कोई भी आदमी क़यादत संभाल सकता है ना। अब पीटीआई जो है उसका इम्तिहान होगा। अभी तो जो के वारिस थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे और वही वाइस चेयरमैन है, वही नंबर 2 कहलाते थे। उन्हीं के बारे में कहा गया वो पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन अभी ये भी वाज़ेह नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल अगर किसी के सर पे हाथ रख देंगे तो मेरा ख्याल पार्टी को वो लीड करेगा और पार्टी इंटैक्ट भी रह सकती है। बड़े बड़े नाम तो छोड़ जाएंगे लेकिन वोटर्स जो हैं वो उसके साथ जुड़े रहेंगे। अब कितनी बड़ी तादाद में जुड़ेंगे इस बारे में कहना मुश्किल है। ये तो हो नहीं सकता कि 100% वोटर जो है अपने मुकाम पर खड़ा रहे। यकीनन उन्हें भी ज़ौफ़ पहुँचेगा, बददिल भी होंगे, कुछ जो बागी हैं उनके साथ भी बहुत से मगर शामी साहब इलेक्शन में नजर आती है आपको उसके लिए तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हो मुजीबुर रहमान शामी साहब? देखिए, अगर तो एक पार्टी के तौर पर तहरीक मौजूद होगी और अगर उसके चेयरमैन नहीं भी होते तो कोई दूसरा चेयरमैन मौजूद हो तो फिर तो उसकी अपनी एक अहमियत होगी और उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। ये कि वो स्वीप कर जाएगी और हर चीज़ को तहस नहस कर देगी और अपने हरीफ जो हैं उनको नाको चने चबवा देगी, ये तो बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन वो अपनी साख और अपनी हैसियत तो किसी न किसी हद तक बरकरार रख सकेगी। लेकिन अभी तक तो देखे ना, कोई ऐसा ठोस कदम पार्टी के खिलाफ नज़र नहीं आया, कोई ऐसा कानूनी इक़दाम नहीं किया गया कि पार्टी की राहें मसदूद हो जाएं या उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाए। और अभी तो उसके जो चेयरमैन हैं उनके भी रास्ते जो हैं वो बंद नहीं किए जा सके। तो अब ये ख्वाहिशात तो अपनी जगह होंगी, लेकिन अमलन कैसे होगा और किस तेज़ रफ्तारी से होगा और कैसे फिर उसको यकीनी बनाया जाएगा, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें सख्त तरीन कार्रवाई करना आसान नहीं होता। उसमें बड़े यानी ये बड़ी अहम बात है और वो रुकावटें नजर भी आई हैं। तो सलीम साफ़ी साहब, आपकी 2 खबरें ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सही साबित हुई, वो पार्टी सामने आई, फिर परवेज़ खटक साहब के हवाले से सामने आई खबर सही साबित हुई, वो सामने आई। आप क्यों इतना कन्विंस्ड हैं कि ना चेयरमैन पीटीआई ना ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी? क्योंकि अभी तक कानूनी तौर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से अगर 3-3.5 महीने बाद या 4 महीने बाद इलेक्शन हो और ये दोनों इलेक्शन से बाहर हो, पार्टी भी और चेयरमैन भी। देखिए, वो मेरे ख्याल में हम उसका इजहार करें या ना करें, लेकिन हम तीनों जानते हैं कि वो क्यों होगा और अभी तक क्यों नहीं हो सका। अब जाहिर है कि इसी तरह तो के हिसाब से जब आपको ज़मानतें मिल रही हों, इससे पहले हमें पास्ट की मिसालें ये बता रही है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी से नाराज़ हो जाती है तो उसको फिर इकामे में भी नाअहल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वो आखिर किस किस केस से बचेंगे। तो शखाना से बचेंगे, ये जो अभी इस वाला केस है कादरी, उससे बचेंगे, फिर 25 मई 2022 की तौहीन अदालत से बचेंगे, बाकी जो इल्ज़ामात है उससे बचेंगे, तो पार्टी फंडिंग केस से बचेंगे। और ये भी हम सब जानते हैं कि अगर माजी में उनको इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती हासिल ना होती तो पार्टी फंडिंग केस में वो शायद पिछले इलेक्शन से पहले वो नाअहल हो जाता है। फिर दूसरी जो मिसाल दी इंतहाई अदब के साथ, शामी साहब हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं और वो ख़ुद उस तारीख़ का हिस्सा रहे हैं। हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा या इन जैसे लोगों से सुना होगा, लेकिन अगर
मुस्लिम लीग थी या बाकी जमातें थी वो अगर बची तो वो इस गैर फितरी तरीके से किसी जनरल की बनाई हुई जमातें नहीं थी, बल्कि उनकी एक हिस्ट्री थी, एक तारीख़ थी, एक नज़रियाती उनके बेसिस थे। फिर यहाँ जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत कहाँ है, मसलन अभी 6 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में वो एक सूबाई तंजीम नहीं बना सके, और फिर जो उनके अगर शाह महमूद कुरैशी उनके जाननशीन बनते हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी पे वो ख़ुद एतबार करते हैं? क्या उसको वो अपना सदर मानेंगे? इस पार्टी के अंदर जो सीनियर तरीन लोग थे उन पे साहब न कल ट्रस्ट करते थे न आज ट्रस्ट पीटीआई के चेयरमैन न कल ट्रस्ट करते थे न आज वो ट्रस्ट करते हैं। तो इधर एक ये भी मसला है कि जो सीनियर तरीन लोग थे न पार्टी जमहूरी तरीक़ों से चल रही थी, और सीनियर तरीन लोग जो उनके जाननशीन बनने का पोटेंशियल रखते हैं उन पे उनको भी ट्रस्ट नहीं है, और वो जाहिर है कि अगर उनकी जगह ले भी ले तो वो उनसे नहीं बल्कि किसी और से हिदायत लेंगे। शाहिद साहब, ज़ाहिर है जो चेयरमैन पीटीआई का सपोर्टर है वो उन्हें वज़ीर आज़म बनता देखना चाहता है। अगर गिरफ्तार हों या नाअहल हों या किसी केस में फैसला आ जाए, आपके ख्याल में रिएक्शन में ज़्यादा वोट पड़ेगा या वाकई मायूसी की वजह से कम वोट पड़ेगा? एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसका पीडीएम को फ़ायदा हो रहा होगा। देखिए, दोनों तरह का रद्द-ए-अमल हो सकता है। हमने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब इक़्तिदार से रुखसत किया गया और उनके ख़िलाफ़ फिर रेफरेंस हुए, चार्जेस लगे, तो उनके जुलूसों में नारा लगता था या अल्लाह या रसूल, बेनज़ीर बेकसूर। लेकिन जब रिज़ल्ट आया सामने 97 में, तो जो पीपल्स पार्टी का बहुत सा वोटर जो था वो वोट देने घर से नहीं निकला, यानी मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोटर बददिल हो चुका था। अब ये अगर ये नज़र आए कि आपने इक़्तिदार में आना नहीं है और मुक़्तदर ताकतें आपके ख़िलाफ़ हैं और आप किसी सूरत आपको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसमें बददिली भी पैदा हो सकती है। वोटर वोट देने से एतराज़ भी कर सकता है, यानी ये कि वो उठ खड़ा होगा और मैदान में आ जाएगा। जो सियासी जमातें होती हैं वो कोई गुरिल्ला पार्टीज़ नहीं होती कि अभी तो आपने देखा तो तजर्बा किया गया 9 मई का, उसमें जो मुकाबला किया गया उसके क्या नुकसानात निकले। तो मेरा ख्याल है कि जो वोटर से ये तवक्को रखना कि वो बहुत गैर मामूली हालात में खम ठोंक के मैदान में रहेगा, ये बहुत एक बईद क़यास बात मालूम होती है। वोटर जो है बददिल भी होगा और हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो मैदान में भी रहें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कोई फैसला कुन हैसियत रखेंगे। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक अहम केस की समाअत हुई साहब के हवाले से, फिर बात करेंगे ब्रेक के बाद। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में एक तरफ नैब की तहकीकात चल रही हैं जिसमें उन्हें तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, मगर एक जवाबी खत इरसाल कर दिया है, और दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चल रहा है, जहां आज इलेक्शन कमीशन को धचका लगा है क्योंकि अदालत ने न सिर्फ इल्तवा मांगने पर इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की बल्कि 5 मजीद गवाह शामिल करने की उनकी दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। जबकि आज ही तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को पहले रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत शुरू हुई। तो चेयरमैन पीटीआई के मरकजी वकील ख्वाजा हारिस आज अदालत में मौजूद थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मरकजी वकील अमजद परवेज गैर हाजिर थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन के दूसरे वकील साद हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज लाहौर में हैं, 2 गवाहान कमरा अदालत में मौजूद हैं, आज उनका बयान रिकॉर्ड करवा लें। तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि आज से ट्रायल का आगाज होना है। अमजद परवेज को आज की तारीख ट्रायल शुरू करने के लिए दी गई थी, आज तीसरी बार समाअत मुलतवी करने की सदा की गई है। जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि कोई दलाइल दे न दे, मैं बगैर सुने फैसला सुना दूंगा। इलेक्शन कमीशन के वकला की सदा पर दोबारा समाअत मुलतवी की, अब इलेक्शन कमीशन के वकला के लिए कोई समाअत मुलतवी नहीं होगी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने कहा कि आधा घंटा दे दें, मैं अमजद परवेज से पूछ कर बताता हूं। तो जज ने रिमार्क दिए कि अमजद परवेज ने आज दलाइल देने की कमिटमेंट दी थी। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने कहा कि दोनों फरीकैन से पूछकर एक तारीख रख लें। तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि समाअत तो मुलतवी नहीं होगी, समाअत तो आज ही होगी, जिसके बाद तफसीली दलाइल हुए और फिर अदालत ने इलेक्शन कमीशन की मजीद 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और बाकी 2 गवाहों को कल तलब कर लिया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर भी ख्वाजा हारिस का एतराज़ कबूल कर लिया और प्रोसिक्यूटर
को आइंदा दलाइल देने से मना कर दिया। इस दौरान ख्वाजा हारिस ने समाअत पीर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। तो जज हुमायूं दिलावर ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो देख लेंगे, मुझे मेरी अदालत का काम चलाने दें। ख्वाजा हारिस ने फिर कहा कि मैं पीर को आऊँगा, आपकी अदालत में बैठा रहूँगा, गारंटी देता हूँ कि चेयरमैन PTI अदालत में आएंगे। मगर अदालत ने उनकी सदा मुस्तरद कर दी और मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। और दूसरी जानिब जुम्मे को नैब ने चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया था और उन्हें आज पेश होने की हिदायत की थी, लेकिन चेयरमैन PTI आज नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए और एक सफ़े का तहरीरी खत इरसाल कर दिया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं आज इंक्वायरी रिपोर्ट लेने के लिए नैब के दफ्तर में ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी को शदीद सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं, इसी वजह से मैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए अपनी आमदोरफ्त कम करने के लिए मजबूर हुआ हूँ। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि मुझे 19 जुलाई को मुख्तलिफ केसेस में अपनी ज़मानतों के लिए इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना है, इसलिए दरख्वास्त करता हूँ कि तोशाखाना केस की इन्वेस्टिगेशन में मेरी तलबी की तारीख तब्दील करके 19 जुलाई कर दी जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।